So टॉपिक फॉर द डे इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज हम लोग इसके बारे में भी सब कुछ जानने वाले हैं। जितनी चीजें आप लोगों ने आज तक पढ़ी हैं वो सारी चीजें मैं ट्राई करूंगा इसके अंदर क्लब इन करने के लिए, बट स्टिल वी हैव अ बफर डे फॉर दिस, दैट इज टुमारो। मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। प्रॉब्लम्स जो मैं फॉरवर्ड करूंगा आप लोग उनको सॉल्व करेंगे, आपका मेन कंसर्न वही रहना चाहिए। मैं यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ क्लियर और आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे कैसे टाइप की और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, एंड आप लोग उनके ऊपर थोड़ा फोकस बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए एनी हाउ करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स मूव अहेड। सबसे पहली चीज यहाँ पर आती है, द फर्स्ट कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड एंड टू रिवाइज इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बेसिक फॉर्मूला है vd इज इक्वल टू e टाउ बाय m। ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन को सारी फॉर्मूला याद कैसे करेंगे। ये याद करने वाला फॉर्मूला, पहली बात तो इतना कोई डिफिकल्ट चीज है ही नहीं। आप ये देख सकते हैं ई बाय एम क्या है, एक्सेलरेशन है। एम ए इज इक्वल टू क्यू ई। क्यू की जगह लगा दीजिए एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को एक कंडक्टिंग वायर से अगर आप पास करवाते हैं, ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती हम लोग एक जगह से दूसरी जगह की तरफ खींच के लेके जाते हैं, तो जिस वेलोसिटी से हम इसको ड्रिफ्ट कराते हैं, इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बुलाएंगे। ये ड्रिफ्ट करने के लिए मुझे ऑब्वियसली एक पोटेंशियल क्रिएट करना पड़ेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव का। आई एम सो सॉरी, उल्टा बना दिया मैंने, नेगेटिव और पॉजिटिव का, तभी इलेक्ट्रॉन इस तरफ ट्रैवल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि इधर मूव कर रहे हैं, तो करंट का मूवमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, ये हम जानते हैं। आप इसी फॉर्मूला से आई भी निकाल सकते हैं। आई का फॉर्मूला बन जाता है NeAVD। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के पर्सपेक्टिव से कभी भी करंट निकालना है तो हमेशा ये फॉर्मूला को याद रखना है, NeAVD। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे, करंट का ये फॉर्मूला है। बाकी अगर इसमें भी कंफ्यूजन होती है तो इतनी वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। करंट का मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस होता है। आप चाहो तो Q बाई टी भी लिख सकते थे। वहीं से हम लोगों ने NE और फिर वहां से टाइम से हम लोगों ने VD के टर्म्स में हम लोगों ने करंट की इक्वेशन निकाली है, NeAVD। यहाँ पर एक और टर्म होती है, प्लीज ध्यान रखिएगा, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी बट एक्चुअली इट्स अ टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, टेंसर क्वांटिटी है क्योंकि डायरेक्शन डिपेंडेंट होती है, लेकिन वेक्टर्स लॉ फॉलो नहीं करते हैं। क्या बोला मैं? टेंसर क्वांटिटीज वो होती है जो डायरेक्शन डिपेंडेंट होती है, लेकिन वेक्टर लॉज फॉलो नहीं करते हैं, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं होता है। ठीक है, तो I इज इक्वल टू NeVD हो गया। तो करंट की पर्सपेक्टिव में अगर हम लोग कभी भी वेक्टर क्वांटिटी देखनी है तो उसको हम लोग क्या यूज करते हैं, करंट डेंसिटी। ये जो डेंसिटी है ये एरिया वाला डेंसिटी है, मतलब J से हम लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज I अपॉन A। ठीक है, सो I अपॉन A करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है कि J इज इक्वल टू NeVD आ जाएगा। अब आप चाहो तो VD के वैल्यू यूज कर सकते हैं। VD का वैल्यू क्या है, NE टाउ, सॉरी NE लिख दिया मैंने गलती से, NE नहीं आएगा। हाँ, VD का फॉर्मूला आ जाएगा E टाउ बाय M। तो फॉर्मूला बन रहा है NE स्क्वायर टाउ बाय M into E। Now this is basically known as कंडक्टिविटी, राइट। तो ये कंडक्टिविटी बन गया, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं सिग्मा E। J is equal to sigma E. It is also known as vector form of Ohm's law। बचा हुआ टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, ये फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं इसको इस तरीके से यूज कर रहा हूं, एंड दैट इज द ओनली रीजन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर रहा हूं आपको डेरिवेशन। आई एम डायरेक्टली नॉट जंपिंग इन ऑन टू द कंक्लूजन की ओम्स लॉ शुरू करते हैं, सीरीज पैरेलल कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन के ऊपर क्वेश्चंस कर लेते हैं। नो, डिटेल में जाइए, बेसिक्स जानिए, अपने आप समझ जाएगा। ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ से जब हम लोग ओम्स लॉ डिफाइन करते हैं, वेक्टर फॉर्म से स्केलर फॉर्म में आएंगे, तो स्केलर फॉर्म में ओम्स लॉ हम लोग 10th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज V इज इक्वल टू IR। तो वो फॉर्म यहां से कैसे एक्सप्रेस हुआ है, चलिए देखते हैं। ठीक है, मूविंग द पेज, फाइन।
ठीक है, किसी को दिक्कत होगी कोई बात नहीं, मैं पेज पीछे ले आऊंगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल, लेकिन समझ लेते हैं। J इज इक्वल टू सिग्मा ई हम लोगों ने ऑलरेडी लिख लिया है। अब J की जगह आप I बाय A लिख सकते हैं, सिग्मा की जगह 1 अपॉन रो लिख सकते हैं क्योंकि कंडक्टिविटी इज 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। E की जगह आप V बाय D लिख सकते हैं, V बाय L लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब A को ऊपर ले आओ, या रो L को उधर ले जाओ, V इज इक्वल टू I रो L बाय A। Now rho L by A is nothing but resistance of the wire. Resistance R is known as rho L by A. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V is equal to IR. I becomes the current, R is resistance, V is potential. हम जानते हैं यहाँ पर अगर हम लोग चाहें तो V वर्सेस I ग्राफ बना सकते हैं, है ना। तो V वर्सेस I मतलब मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, एक्स एक्सिस में कोशिश करो फंडामेंटल क्वांटिटीज प्लेस करो। V और I में I इज फंडामेंटल क्वांटिटी, V इज डिराइव्ड क्वांटिटी। तो V वर्सेस I कर्व बनाएंगे तो ऐसा बन जाएगा ग्राफ। ठीक है, ये जो इसकी स्लोप है, स्लोप ऑफ अ ग्राफ मतलब होता है रेशो y बाय एक्स। तो स्लोप y बाय एक्स हो जाएगा, तो मतलब स्लोप क्या आ जाएगी, स्लोप ऑफ VI कर्व रिप्रेजेंट्स रेजिस्टेंस, क्योंकि R is equal to V by I है and R is nothing but slope of the whole graph। ठीक है, तो R is equal to VI आ जाएगा और हम लोग यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि कितना ज्यादा स्लोप आएगा, जितना ज्यादा थीटा रहेगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है, इसका मतलब एक कर्व ये बना दो, एक कर्व ऐसे बना दो, थोड़ी सी इंक्लाइंड और ज्यादा, जितनी ज्यादा इंक्लाइंड होगी उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उस ऑब्जेक्ट की। ठीक है, अब सिंपल सी बात है। वैसे ये कौन से हैं, ये किनको रिप्रेजेंट कर रही है कर्व, इसको बोलते हैं ओमिक कंडक्टर्स। ओमिक कंडक्टर्स, द कंडक्टर्स व्हिच एक्चुअली ओबे ओम्स लॉ, स्ट्रेट कर्व बनाएगा, उनको ओमिक कंडक्टर्स बुलाते हैं। कोई भी नहीं है क्योंकि हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जनरली होता क्या है, जनरली होता ऐसा है कुछ है कि सिंस आप लोग पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हैं, सिंस करंट जाएगा तो हीटिंग इफेक्ट बढ़ेगा, हीटिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी तो करंट, कम करंट चाहिए ज्यादा पोटेंशियल को एक्सप्रेस करने के लिए। दैट इंप्लाइज कर्व जहां ऐसी होनी चाहिए थी वहां कर्व ऐसी होने लग जाती है। ठीक है, ये क्या है, ये जो कर्व ऊपर की तरफ आया, कर्वेचर आया, दीज आर नॉन ओमिक कंडक्टर्स। ठीक है, एग्जैक्टली ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते हैं। दिस ग्राफ क्लियरली शोज कि रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, एंड दैट वाज द रीजन V इज इक्वल टू IR में बोला जाता है टेम्परेचर इज कांस्टेंट। आप पीछे जाओगे तो आपको, अब आप एक एक कदम पीछे जाओ, आगे मत जाओ, पीछे जाओ, आपको समझ आएगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे एक्साइटमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा एक्साइट होगा तो उसका जो रिलैक्सेशन टाइम है उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। ज्यादा एक्साइट करेगा तो उस कंडीशन में वो कोलिजन का जो टाइमिंग है वो कंपैरेटिवली वेरी करेगी। ठीक है, और जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता है उतना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो इसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट रेजिस्टिविटी के ऊपर भी है। मैं आप फटाफट इतना लिख लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं और मैं आप लोगों को रेजिस्टिविटी के बारे में भी ज्यादा डिटेल में बता सकूं। So inversely proportional होता है। क्या बोला बच्चा मैं? Inversely proportional होता है ना resistivity, नहीं, temperature। डायरेक्ट है। RT इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। सो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना सर? डायरेक्टली है। अंजना कंफ्यूज मत कर, RT is equal to R not 1 plus alpha delta, so something is adding। I'll just go ahead, next पेज पे जा रहा हूँ, अब बता रहा हूँ, तो मैं जल्दी लिख लो इसको फटाफट यार, डोंट वेस्ट टाइम। मैं बोल रहा हूँ रो टी, रेजिस्टिविटी वेरी करती है टेम्परेचर के साथ।
तो अल्फा इज बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. तो इसी का एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी. उससे एक चीज है बड़ी इंटरेस्टिंग सी, बताता हूँ मैं बात. यहाँ पर कई बार क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव में, बड़े इंटरेस्टिंग. वो कहते हैं कि अगर आप मान लीजिए एक रेजिस्टेंस ऐसा है R1 और इसका अल्फा 1 कोएफिशिएंट है, R2 है जिसका कोएफिशिएंट अल्फा 2 है, आप जानते हो जो इसका इक्विवेलेंट आएगा रेजिस्टेंस वो एडिशन होना चाहिए. तो अल्फास के ऊपर क्या फर्क पड़ता है? तो एक चीज बताता हूं, ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपको इक्विवेलेंट अल्फा निकालना होता है तो चाहे रेजिस्टेंसेस सीरीज में प्लेस्ड हो या पैरेलल में प्लेस्ड हो, जो अल्फा इक्विवेलेंट आता है वो हमेशा एवरेज होता है, हमेशा, चाहे वो सीरीज हो वो चाहे पैरेलल हो. बेटा ये नोट कर लेना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है. ठीक है, इसको नोट करके रख लीजिएगा प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. आपको कभी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं वो, कि दो को आप ऐड कर दो और ऐसे ऐड करो कि एक का अल्फा 1 है एक का अल्फा 2 है, तो बताओ क्या आंसर आना चाहिए. ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना उसमें. अच्छा एक क्वेश्चन और मेरे को इसमें, और ऐसा होता क्यों है वैसे? यार अब कितना कर ले यार, तो मैं डिटेल में नहीं जा रहा है. अच्छा तो ओके. बात करने लग जाऊंगा तो लंबा हो जाएगा, खींचा जाएगा. ठीक है, फिलहाल सिर्फ इतना नोट करके रख ले कि दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. ये कंक्लूजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके ठीक है, तो हमारा मेन फोकस यहीं पे रहना चाहिए कि बेसिकली आप लोगों को कैसा भी अल्फा क्यों ना दिया हो, आप हमेशा जो नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे, जो भी आप मतलब ओवरऑल सिस्टम पे बात करने वाले हैं, वो हमेशा इसी के पर्सपेक्टिव में और इसी तरीके से काम करता है. म्यूट कर लो, सॉरी अंजना, बोलना है कुछ? हाँ बोल दे, बोल बोल, एकदम से ज़ज़ करके आवाज आई तेरी. ठीक है कोई बात नहीं. सर समझ में है, वो रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम होता है. हाँ तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, एक्साइटेशन होगी तो रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है. तो दैट इज द रीजन व्हाई resistivity increases with temperature, and that is the reason why resistance increases with temperature. Cool enough? You got और it? भी सर हम ऐसे भी कर सकते हैं क्या कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से हम मतलब E इज इक्वल टू mc स्क्वायर से मास भी बढ़ेगा और मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टिविटी है. सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको जबरदस्ती रिलेटिविटी थ्योरी के साथ कनेक्ट मत करो. यू आर नॉट रॉन्ग, यू आर नॉट रॉन्ग, बट देखा जाए तो बेटा तू एक चीज गलत है, जो मतलब माइंडसेट में जो चीज गलत सोच रहा है मैं बता देता हूँ. बेटा एक्चुअल में जब तुम एक पोटेंशियल के क्रॉस एक वायर को प्लेस करते हो ना, जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट आती है वो एक्चुअल में उसकी स्पीड, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, वो उसकी नॉर्मल स्पीड से कम होती है. तो अगर स्पीड कम कर दोगे ना तो दिक्कत आएगी. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, है ना. आपका स्पीड एक्चुअल में एक नॉर्मल इलेक्ट्रॉन को ब्राउनियन मोशन में छोड़ दो ना तो उसकी तकरीबन स्पीड 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड है, नियरली. हाय बच्चा, ठीक है, 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड के आसपास की रहने वाली है. आप उसको जब एक्सटर्नल पोटेंशियल के अंदर प्लेस कर देते हो ना, तब दिक्कत आनी शुरू होती है, तब एक्चुअल में उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी. सो डोंट कंफ्यूज दिस एवर, ठीक, डोंट कंफ्यूज दिस. ठीक है, आप रिलेटिविटी प्रिंसिपल लगाने लगोगे तो दिक्कत आ जाएगी, बल्कि तो डोंट पुट इट वेयर यू डोंट नीड इट, यू डोंट पुट इट. ठीक है फाइन. सो एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में ऐसे आया यार, ये क्वेश्चन एक बार मैंने एडवांस के पेपर में आया है, पर ठीक है, मैं ऐसे पेपर जो ये पुराने क्वेश्चन आ जाते हैं यार, वो क्वेश्चन आगे मेंस में और नीट में आने के चांसेस होते हैं. ठीक है, एज आई सेड ऑलवेज, आप कोशिश करेंगे कि आप लोग मेंस का पेपर देने जा रहे हैं तो पुराने एडवांस की कुछ प्रॉब्लम्स जो आपको लगते हैं बेसिक लेवल है वो ट्राई करके जाइए. नीट वाले पुराने 4 साल के कम से कम मेंस के पेपर को देख के जाइए, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चंस उठाए जाते हैं. एंड दैट इज द रीजन आप जब भी
कौन मैं निमेश आई एम म्यूटिंग यू, ठीक है, वो आवाज आ रही है पीछे से, कोई बात नहीं। हाँ, तो जब भी बोलना होगा बेटा अनम्यूट कर लेना। हाँ, तो मेजर बात ये है कि जब भी हमारे को क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो डायरेक्टली कॉपी पेस्ट होते हैं। सो पेपर्स में एक्चुअल में कॉपी पेस्ट होते हैं, तो आप लोगों को इनके ऊपर ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं दोस्तों। एनी हाउ प्रॉब्लम देखते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। ये एक वायर है, ठीक है, यह सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, ठीक है। हम एक काम करते हैं, इसको सेंटर में डिवाइड करते हैं। दो अलग अलग है सिस्टम, एक है रेजिस्टेंस R1, एक है रेजिस्टेंस R2, इसकी रेजिस्टिविटी है ρ1, इसकी रेजिस्टिविटी है ρ2, ठीक है। और हम लोग हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। नाइस क्वेश्चन चल जाओ। बच्चा ने मुझसे पूछा है कि सर क्या डायरेक्टली क्वेश्चन एनटी के पेपर से भी सॉल्व होते हैं? मतलब आते हैं, बिल्कुल आते हैं। आपको सैंपल पेपर इसीलिए दिए जाते हैं। यू डोंट वरी, नेक्स्ट ईयर whomsoever is giving the papers, मैं जो भी एनटी के इस साल के उन्होंने अभ्यास में पेपर्स डाले हैं मैं सारे सॉल्व करवाऊंगा। आप लोग बस टाइम कम है बिकॉज आपका पेपर आने वाला है। जिनके पास समय है, मैं अगले साल में आई एम टेलिंग यू, दैट इज वन प्रैक्टिस व्हिच आई ऑलवेज कीप। तो आपको करना ही करना है, जो सैंपल पेपर्स आएंगे उनके ऊपर कभी भी वो नहीं करना है, रिलाई नहीं करना है। ओके, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अगर रेजिस्टेंस, अगर 3 रेजिस्टेंस होगा तो उसका इक्विवेलेंट अल्फा क्या होगा? एवरेज 3 रेजिस्टेंस को सीरीज या पैरेलल में प्लेस करते हैं, अल्फा इक्विवेलेंट निकालना है तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 बाय 3 कर देना। पैरेलल हो सीरीज हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट इज द बेस्ट पार्ट। एनीहाउ दोबारा यार मैं क्वेश्चन पूछना था यार, ये देखना। हाँ, अगर हम लोग इसके अराउंड कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं वो फाइंड करना, तो कैसे फाइंड करेंगे? जरा देखिए, जरा एक मिनट। सॉरी गाइस, हाँ मैं वही पूछ रहा था, इस जंक्शन में अगर मैं पूछूं कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, ये क्वेश्चन था, एक बार आया था, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। कैसे निकालेंगे? बैटरी वोल्टेज वी दी हुई है, और कुछ तो नहीं किया मैंने, नहीं कैसे निकालेंगे? हेलो सर, मीर सर, सॉरी सर मैं आज लेट ज्वाइन किया क्योंकि मैं जस्ट उठा भी मैं। चल ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, जस्ट उठा भाई, सही बहाना है यार, मारूंगा इतना, जस्ट उठा, ठीक है। करंट डेंसिटी इक्वेट कर सकते हैं क्या? समझ आया मेरे को कुछ। सर करंट डेंसिटी इक्वेट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, एक्चुअली करंट डेंसिटी में इक्वेट मत कर, इस पे ना, अब देखो क्वेश्चन तुम कहोगे सर ये क्या क्वेश्चन है, पागल हो क्या, कैसे क्वेश्चन दे रहे हो? मैं तुम्हें चीज बताऊं,
इसीलिए बोला हूं मैं कि पुराने बेसिक्स को समझना बहुत जरूरी है। ओम्स लॉ लगा, देखो ओम्स लॉ लगा रहा है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन है, तुम्हारा दिमाग कहेगा कहीं ना कहीं ओम्स लॉ लगा के, लेकिन चार्जेस कैसे निकालूंगी मैं? तो वो पर्सपेक्टिव निकालने के लिए बेटा आई विल टेल यू वन थिंग, यूज वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो J इज इक्वल टू क्या है? E by rho. सिग्मा ई। सिग्मा ई। सिग्मा ई को मैं E बाय रो भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल जो बच्चे ने पूछा बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब अगर यहाँ पर मैं इस चीज को यहाँ पर ले जाऊं तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो जी, ठीक है। अब लगाओ यहाँ पर, देखो जरा क्वेश्चन देखना, बड़ा मजेदार है। चार्ज निकालना है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक सर्कल मार दिया, उसको इनक्लोज स्पेस में भर दिया, तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर एंटर कर रही है और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से निकल रही है। तो यही सरफेस एरिया है। E1 एंटर किया, E2 रिमूव हो गया, ठीक है। इस पार्ट का क्रॉस सेक्शनल एरिया का एरिया वेक्टर किधर होगा? इधर S। तो क्या हो गया भाई? देखो बड़ा मजेदार प्रॉब्लम, मजा आता है क्वेश्चन करने में मेरे को, ठीक है। इस सिनेरियो में क्या हो जाएगा? अब देखो, आप जरा सोचो, मैं चलो अभी 1 मिनट दे रहा हूं, लगाते हैं दोस्तों दिमाग। सर फ्लक्स भी आएगा? फ्लक्स ही तो आएगा, और क्या है? नेट फ्लक्स निकालना, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया एस दिया है मैंने, इस तरफ इसका एरिया वेक्टर निकाल लिया। क्यू बाय एस एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा ना सर? क्या? क्यू बाय एस एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा ना? हाँ चुप रहे, हाँ इतना शोर, माइक इधर रख, इधर। बारिश हो रही है सर। तो फिर तो मुंह में थोड़ा घुसा देगा माइक पे, थोड़ा दूर रख ले। बारिश हो रही है इधर, हमारे यहाँ भी होती है। यहाँ पे क्या होगा, ऐसे लिख देंगे हम, E2s माइनस E1s इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सही है दोस्तों? इधर का इसी एरिया का वेक्टर इधर बनेगा ना, E1 के लिए S इधर बनेगा और E2 के लिए S इधर बनेगा। तो ये पॉजिटिव आ गया, ये नेगेटिव हो गया, नेट फ्लक्स आ गया, ये Q इनक्लोज निकालना था। तो दोस्तों क्या कर दूंगा मैं, S ऐसे रहने दूंगा, E2 माइनस E1 इंटू एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इनक्लोज आ गया कि नहीं आ गया? अब आप कहोगे सर E2 E0 तो आता ही नहीं मेरे को, मैं कैसे निकालूं? तो लो देखो S रो 2 और रो 1 तो दिया हुआ है। अब कहोगे सर S का गिवन है, ये तो मैंने निकाला, तो J तो गिवन है। रेजिस्टेंस R1 R2 दिया तो हम करंट नहीं निकाल सकते? पढ़े लिखी हो कि नहीं इतना? यार देखो करंट आ गया, तो अगर करंट मिल गया तो मेरे को J पता लग गया, J इज I बाय S, S कैंसिल कर सकता हूं, I को कॉमन निकाल लो बाहर, I रो 2 माइनस रो 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब R2 गिवन था, R1 गिवन था और V गिवन था, इससे मैंने I निकाला, रो 2 रो 1 गिवन था, वो भी दे दिया, एप्सिलॉन नॉट तो अपने को पता ही है, चार्ज इनक्लोज्ड आ गया दोस्त। C, a problem which looks pretty unsolvable, कुछ नहीं था, बेसिक फंडामेंटल लगाए हैं। It seems to be a question of current electricity using the concept of electrostatics. So it's a combination of the two questions. Level 3 problem for mains, not at all for NEET, but AIMS level 3, yes. एक बार समझा दो, जरूर समझा देते हैं दोस्त। मैं काम करता हूं, मैं अगले पन्ने पर समझा दूं, यहाँ लिख दूं, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ हो जाएगा काम। मेरी बात सुनो, ये जंक्शन पॉइंट बना रहा हूं बस मैं। इस तरफ देखोगे तो इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा? इधर, फटाच S। उस तरफ के लिए देखोगे तो उसका एरिया वेक्टर किधर आएगा? उधर ही, फटाच, ठीक है। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर ट्रैवल कर रही है? E1 E2, फ्लक्स कितना बना? माइनस E1s, फ्लक्स कितना बना? प्लस E2s। ये क्या बन गया? टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स किसके बराबर होती है? Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बस खत्म होगी बात, बाकी तो मैंने बेसिक फॉर्मूलाज लगाए हैं दोस्त।
E2 की जगह लगा दिया रो टू जे, E1 की जगह लगा दिया रो 1 जो भी है लगा दिया, और जे को बाहर में कॉमन निकाला, एसएस कैंसिल किया और फिर करंट की वैल्यू यूज करके आंसर निकाल दिया। आई होप सबको समझ आया। अ गुड क्वालिटी क्वेश्चन, एकदम फटाक से सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी को बेसिक से नहीं समझना, मैं नहीं समझा रहा कि बेटा ये सीरीज है, बेटा ये पैरेलल, नहीं। हम अच्छे क्वेश्चन करेंगे, हम आए हैं कुछ अलग सीख के जाएंगे, ऐसे नहीं पढ़ रहे। टाइम वेस्ट तो करना ही नहीं है। जल्दी करो, अगले पन्ने में जाऊं मैं। आगे बढ़े, जल्दी करो यार। हाँ सर। अच्छा, ये किसने डॉट बनाया भाई, कैंसिल कर दो, जल्दी कर दो डिसेबल। ये वाला डॉट, इट इज स्टिल देयर दोस्त, जल्दी रिमूव कर दो। ये जो डॉट बना रहा है प्लीज रिमूव करो जल्दी, मैं डिसेबल कर दूंगा फिर। ठीक है, जाने दो, रहने दे, बड़ा डॉट से कुछ नहीं फर्क पड़ता। हाँ, आगे बताना था, सीरीज पैरेलल बता, बेसिक बातें बता। नहीं मैं से एक काम है, वेरिएबल रेजिस्टर बताता हूँ पहले। अच्छा, वो तो सबको आता है ना यार, वो कलर कोडिंग, किसी को दिक्कत है फटाफट बता दूं मैं, वो भी कलर कोडिंग बहुत आसान है। नहीं सर, वो बहुत इजी है, फटाफट बताया सरल नहीं है, पता है मुझे। बहुत बोर है सर, वो उसमें करने लायक कुछ है नहीं सर। अब क्या बताऊं यार, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड भाई, गुड भाई, है ना, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड भाई। वेरी गुड ग्रेट भाई। ब्रिटेन हैंड वेरी गुड। बचपन से पढ़ के परेशान हो गए हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड में आ गई वाइफ। वाइफ को दे दो मेरा वाला फॉर्मूला, टॉलरेंस है, वाइफ करोगे तो टॉलरेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, टॉलरेट करना है तो गोल्ड दे दोगे तो कम टॉलरेट करोगे, सिल्वर दे दोगे तो थोड़ा ज्यादा टॉलरेट करना पड़ेगा, और कुछ नहीं दोगे तो भाई मत पिटे। ठीक है, तो बीवी को गोल्ड दे दो, टॉलरेंस कम हो जाएगी, 20। सिल्वर दे दो, टॉलरेंस इतनी रहेगी, कुछ मत दो, टॉलरेंस इतनी रहेगी। दोस्तों ऐसे ही याद किया मैंने अपने टाइम पे, तो मैं तुम्हें ऐसे ही याद कराऊंगा। ठीक है, और यही फैक्टर है। अब सिंपल सी बात है, एक वायर के ऊपर जो भी कलर कोडिंग दी होती है, ठीक है, 3 लेयर पहले इकट्ठी होती है, चौथी लेयर अलग होती है। इसके ऊपर जो भी कलर दिए होते हैं, मतलब मान लीजिए इसमें दिया हुआ है रेड, ग्रीन, ब्लू, और इसको दे देते हैं हम सिल्वर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, रेड मतलब यहाँ पर क्या आएगा, एक मिनट, रेड मतलब 2 है ना, तो 2, ग्रीन मतलब 5 इनटू थर्ड लेयर होती है हमेशा ब्लू, मतलब जो भी मतलब 10 रेस पर हो जाएगा, और सिल्वर मतलब ±10%। जनरली इतना ही होता है। अगर मान लो एक और रिंग दी होती है यहाँ पर, कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन आते हैं कई बार, 4 रिंग दे दी और इधर 5वीं रिंग है, मान लो ये रिंग दे दी, कोई ले लो यार, ऑरेंज नहीं येलो,
तो क्या कर देंगे, एलो मतलब 4 है तो एक 4 इधर लगा देंगे, कुछ नहीं ऐड हो गया, जितने लगाते जाओगे इधर ऐड करते जाओ, 425 10 raised per 6 प्लस माइनस 10% हो जाएगा। मजा आया कि नहीं? तो वो इसीलिए होता है क्योंकि 10⁻⁹ मैक्सिमम हो गया इसलिए ऐसा कुछ। हाँ मतलब तुम यहाँ पे रिंग बनाते जाओ ना 8 7 6 5 ऐसे, तो 4 रिंग लगा दो फिर उसके बाद into 10⁹ कर देना, वैसा कुछ है। ठीक है, मुझे पता बहुत आसान था इसीलिए मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, 2 मिनट दे रहा हूँ, जिसको अगर नहीं आता है तो वो नोट कर सकता है, और जिसको आता है तो गुड, आना चाहिए, ये नहीं आता तो मार खाओगे। Okay, let's move ahead. ये भी हो गया। अच्छा, वेरिएबल रेजिस्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। वेरिएबल रेजिस्टर्स क्या बताते हैं? dr इज इक्वल टू रो, अगर रो फंक्शन दिया हुआ तो रो फंक्शन ऑफ एक्स जो भी दिया हुआ है वो लगा सकते हैं। ठीक है, रो एल बाय ए लिख सकते हैं हम लोग, एल मतलब एक्स हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आप डायरेक्टली उसके लिए रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ये काम आता है। मान लो अगर ऐसी वायर दी हुई है तो एक ऐसा क्यूबॉइड शेप्ड स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर मैं कोई सेगमेंट बनाता हूँ ऐसा, ऐसा कुछ वायर ले ली, छोटा सेगमेंट ले रहा हूँ। अब इस सेगमेंट में अगर मुझे रेजिस्टेंस निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा? थर्मो इलेक्ट्रिसिटी से आते हैं बेटा, नेक्स्ट कल के लेक्चर में करवाऊंगा मैं थोड़ी बहुत चीजें। ओके, अब मान लो जो रेजिस्टिविटी है वो ऐसे वेरी कर रही है विद y, तो क्या रहेगा, विड्थ कांस्टेंट रहेगी, इसकी थिकनेस हम लोग dy ले लेंगे। ठीक है, यहां से यहां तक की हाइट ले लो y, कूल है बेटा। इसकी विड्थ ये ले लेते हैं, विड्थ w, इसकी हाइट ले लेंगे कुछ भी, लेंथ कुछ भी ले लो। आपको यहाँ से सीधा सीधा है, आप जब एक क्रॉस सेक्शनल एरिया देख रहे हैं ना, तो वो क्रॉस सेक्शनल एरिया विड्थ इनटू dx रहेगा, dy रहेगा, समझ रहे हो, विड्थ इनटू dy। उससे आप लोग निकाल सकते हैं, मतलब dr का जो फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर बन जाएगा रो y, लेंथ स्टेज द सेम, इंटीग्रेट करो आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक चीज यहाँ पे गलती कर दी, ये गलत लिख दिया मैंने, एक मिनट। dr आया ये 1/r, क्योंकि देखो ये ऐसे लगेंगे तो यहाँ पर एक कनेक्शन इधर है और एक कनेक्शन इधर है, तो एक्चुअल में पैरेलल में है सारी वायर्स, है ना। तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू dr के हिसाब से आ गए, उल्टे है ना, पैरेलल में लग रहे हैं ना, बहुत सारे के सारे dr जितने भी लग रहे हैं वो सारे के सारे कहाँ लग रहे हैं, पैरेलल में लग रहे हैं। तो 1/r इक्विवेलेंट या 1/r टोटल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/r। This will be give the answer. Don't confuse us. आप ये मत बोल देना कि सर ये क्या मतलब हो, सर इसको इधर ले जाओ उसको इधर ले जाओ, हो तो क्या नहीं, इंटीग्रेशन लग रही है तो आपको उल्टा इंटीग्रेट करना पड़ेगा, मतलब w dy लिखना पड़ेगा, रो y जो भी आपको दिया उसको l से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करना पड़ेगा।
जीरो से लेकर जीरो से लेकर हाइट तक जो भी है इसकी। ऐसे क्वेश्चंस अगेन बहुत रेयर आते हैं, नीट सॉरी बेटा नहीं आएंगे। आपको सिर्फ एक मैं समझा रहा हूं कि ऐसे टाइप के कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस भी होते हैं, लेकिन आपको पूछे नहीं जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। आई विल एक्सप्लेन। अच्छा, मैं इसको एक्सप्लेन करने से अच्छा ना मैं एक चीज बताता हूँ। मेरे को हमेशा एक चीज बड़ी फैसिनेट करती थी, वो ये थी कि जब वायर्स डालते हैं तो ऐसी पतली पतली बहुत सारी वायर्स क्यों होती हैं, एक वायर क्यों नहीं बना देते? मेरे को बहुत फैसिनेटिंग क्वेश्चन होता था मेरी लाइफ में, ठीक है, कि इसे छोटी छोटी इतनी सारी वायर को डाल देते हैं, अरे एक वायर बना दो, सीधा पुचुक खत्म हो गया काम। क्यों बनाते हैं इतनी सारी वायर्स? इतनी सारी वायर डाल के फिर इकट्ठा करते हो, उसको कंबाइन करते हो, फिर डाल देते हो, कहते हो कि हाँ भैया वायर बन गई एक। तो भैया पहले इतनी घुमाने का क्या काम है, एक ही वायर बना खत्म कर। नो डाउट दो जॉइंट बनाने तो ज्यादा वायर्स होंगी तो इंटैंगल करना ज्यादा आसान है, लेकिन तब भी वो इंटैंगल्ड पार्ट तो इतना सही है ना, बाकी तो स्ट्रेट इतनी मेरे लेंथ में इतनी सारी वायर्स आ रही हैं। इंटैंगल ही करना तो सोल्डर कर दो ना, क्या प्रॉब्लम है? हर आदमी अपने घर पे एक सोल्डर गन रख लेगा, सिखा दो, बचपन से हमें ट्रेन किया जा सकता है। जैसे स्क्रू ड्राइवर घुमाना सिखाते हैं, ऐसे सोल्डर गन करना भी सिखा सकते हैं तुम्हारे पेरेंट्स। क्वेश्चन स्टेज द सेम, इतनी सारी वायर्स क्यों होती हैं? एडी करंट लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए? नहीं, इसमें उसका कोई लॉजिक ही नहीं है। इसमें लॉजिक है हीटिंग लॉस को कम करने के लिए। क्वेश्चन राइज होता है कि सर ये क्या मतलब हुआ? देखो दोस्तों, अब ये समझो अगर एक पतली वायर ले लेते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस आएगी रो एल बाय ए। सिंस उसका एरिया बहुत कम रहेगा तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। तो आप कहोगे कि सर एरिया बढ़ाओ ना, फिर मोटी करो वायर को, मोटी करोगे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, हीटिंग लॉस कम हो जाएगा। ठीक है, मोटी वायर को के साथ और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आती है। तो पतली वायर्स बहुत सारी रखने से फायदा क्या हो जाएगा, ये एक नहीं या ऐसे बहुत सारी होंगी। ये सारे के सारे क्या है, आपस में पैरेलल में है। तो जितनी भी वायर्स आपने ली हैं, मान लो एक की रेजिस्टेंस रो एल बाय ए है, तो अगर 10 वायर ली हैं तो आर टोटल हो जाएगा आर बाय 10। अगर आप इन सारे एरियाज को कंबाइन भी कर लोगे ना, तब भी इसका एरिया जो है थोड़ा सा बढ़ेगा, ये बहुत स्लो वैल्यू में रेजिस्टेंस नीचे जाएगी, है ना, बहुत कम मैग्नीट्यूड में रेजिस्टेंस, 10 टाइम्स कम नहीं होगा, 2 टाइम्स कम होगा। तो हीटिंग इफेक्ट उस सिनेरियो में एक मोटी वायर की रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस, और पतली वायर्स की बहुत सारी वायर्स का रेजिस्टेंस में ये फर्क है। एक्चुअल में हीट लॉस कम करना हमारा मेन फंडामेंटल रीजन है। गॉट माय पॉइंट? ठीक है, अब जरा इस डायग्राम को देखो, समझ आएगा। इसमें मैंने क्या किया, मैंने ये एक वायर कंसीडर कर लिया, ऐसे बहुत सारी वायर्स को मैं इसके ऊपर प्लेस कर सकता हूँ। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट। पैरेलल कॉम्बिनेशन रख रहा हूँ, रेजिस्टिविटी क्या आ जाएगी, डीआर का वैल्यू क्या आएगा, रो एल बाय ए। रो वाई के ऊपर डिपेंडेंट है, फंक्शन ऑफ वाई है, वाई एक्सिस में जैसे आपकी वैल्यू चेंज होगी वैसे से रेजिस्टिविटी वेरी करेगी। लेंथ एल है, डब्ल्यू मतलब उसकी विड्थ है, एरिया निकालना है ना, इतने से पार्ट का एरिया निकालना है, रो डी वाई लिख देंगे। डीआर मिल गया। बच्चों समझ आया कि नहीं? हाँ सर। गुड बेटा, गुड। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूं, मैं नहीं चाहता हूं मैं तुम्हारे को कन्वेंशनल चीजें पढ़ा के खत्म कर दूं। मैं चाहता हूं कि तुम ज्यादा चीजें सीख के जाओ, आए हो तो। सर हाँ जी। सर मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी तो मैंने एक ऐसा क्वेश्चन देखा कि the length of a given cylindrical wire is increased by 100% ओके, in diameter. The change in resistance of wire will be 100% डायमीटर की लेंथ। length increase किया है. The length of given cylindrical wire is increased by 100% in diameter. The change in resistance of wire will be. इन डायमीटर क्या लाइन होगी? इन डायमीटर बोला।
सर वो लोगों ने पहले लेंथ ऑफ अ गिवन सिलिंड्रिकल वायर इज इंक्रीज बाय 100% इन डायमीटर बोला। कुछ नहीं समझ आया। लेंथ को 100% इंक्रीज करेगी तो ट्वाइस होगी लेंथ। अगर लेंथ डबल हो रही है तो फिर एरिया हाफ हो रहा है। मतलब जो तुम्हारा नेट रेजिस्टेंस आएगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा ओरिजिनल रेजिस्टेंस की। क्योंकि रेजिस्टेंस का डायरेक्ट आंसर n स्क्वायर r नॉट होता है। मैं तो ये समझ आया मेरे को क्वेश्चन, बाकी तो क्लियर नहीं हुआ। अगर तुम वायर को खींचोगी तो लेंथ बढ़ जाएगी, डायमीटर कम हो जाएगा, पाइजन्स रेशियो। तो सर 400% होगा आंसर। बिल्कुल n स्क्वायर हो गया। नहीं, इंक्रीज 300% हुआ ना। r नॉट तो ओरिजिनल था, अब तेरा फाइनल आंसर 4r हो गया, तो चेंज कितना है 300% का। हाँ सर वही है 300%। और सही है, क्वेश्चन वही था। चलो ये आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, कुछ चीजें सीख लो, वही बोल रहा हूं मैं। कल तुम लोग किसी दोस्तों पूछोगे, क्वेश्चन पूछने वाली बात है ना। अब देखो तुम एक चीज को फ्लॉन्ट कर सकते हो। ये मेरा बहुत बहुत डीपली तो सोचा मैंने क्यों लॉजिक क्या होता है बहुत सारी वायर्स का। फ्लॉन्ट द नॉलेज दोस्तों नाउ। अभी कल से वही कुछ सोच रही थी, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटना चाहिए ना। हाँ, तो ये सब सोचते हैं यार, मेरा भी दिमाग यही कहता है यार, एक बार बना खत्म कर, नहीं करना। देयर इज अ कंसर्न बिहाइंड इट, देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट। इवन एक सिंगल वायर वाला रेजिस्टेंस भी होता है, जैसे तुम्हारे फाइबर केबल्स भी आती हैं, या फिर तुम्हारे लिए जो फाइबर के लिए तो एकदम कॉन्सेप्ट ही दूसरा आ जाता है। बट जैसे तुम्हारे केबल पहले पुराने कनेक्शन लगते थे, टाटा स्काई से जो वायर आती है वो भी देखना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। सेंटर में एक वायर होती है और आसपास वो एल्यूमिनियम की ऐसे छन्नी सी होती है। हमें लगता है पता नहीं क्या लगाया हुआ, प्रोटेक्शन दी हुई है। वो प्रोटेक्शन नहीं होता, वो वायर्स होती है बहुत सारी। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है भाई। लाइफ में अगर एक्चुअल फिजिक्स को सामने से देखना शुरू करोगे तब ज्यादा मजा आएगा। चलो एनी हाउ, चक इट। सीरीज पैरेलल कर ले फटाफट। लिख लो फटाफट जो पता है। करंट कांस्टेंट, पोटेंशियल डिवाइड्स, पैरेलल में पोटेंशियल कांस्टेंट, R total is equal to R1 plus R2 plus R3 plus so on. आइडेंटिकल के केस में डन, ज्यादा बात मैं कर ही नहीं रहा, ठीक है। आगे मैं सीधा सिखाऊंगा आपको केसीएल केवीएल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी फर्दर थिंग्स। डायरेक्ट कर्शॉफ्स करंट लॉ, कर्शॉफ्स पोटेंशियल लॉ, वोल्टेज लॉ। बाकी लैडर मेथड तो आप लोग जानते ही हैं। डायरेक्ट आंसर निकालना इज नॉट अ टफ टास्क। इनफाइनाइट सर्किट भी कल मैंने सिखा दिया था, आप उस पर भी सेम प्रिंसिपल यहाँ पर लगा सकते हैं। इन्फिनिटी -1 इन्फिनिटी, एक क्वेश्चन दे दूंगा, खुद ट्राई कर लेना, अभी करेंगे हम लोग इसके बाद, ठीक है। पर मेजर बात जो समझने वाली है वो है केसीएल, ठीक है। किताबों में जो हम लोगों ने किरचॉफ करंट लॉ पढ़ा है वो कहता है द अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। एक्चुअल में जब आप अप्लाई करते हो ना, इतनी ज्यादा जगह यूज नहीं होता है ये, ठीक है। इसको बेसिकली ऐसे ही याद करके चलिए कि केसीएल वही है जो मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को चार्जेस के कंजर्वेशन के लॉ पे सिखाया था। दिस इज एक्चुअली बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। The amount of charges entering a junction should be equal to amount of charges leaving the junction.
ठीक है, तो केसीएल का बेसिक लॉ कहता है कि अगर I1 I2 से करंट आ रहा है और I3 I4 और I5 से वो निकल रहा है, तो केसीएल में आप ये लिख सकते हैं कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। इसको ऐसे लिखना, ऐसे लिखो दो, या आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि across the junction the net current is always equal to 0. It's your choice, whatever you want to do you can do it. Sorry guys, yeah. लेकिन मैं आप लोगों को ये यूज करना नहीं सिखाऊंगा, मैं सीधा सिखाऊंगा दोस्तों फटाफट बढ़िया वाली चीजें, जैसे हम लोगों ने कल के लेक्चर में किया था। स्टार्ट इजी क्वेश्चन से करते हैं, हम लोगों को सीरीज पैरेलल जज करने की जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्टली आंसर निकालेंगे। ठीक है, ये आप जानते हो इस क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए ये है 4 ओम रेजिस्टेंस, 6 ओम, 3 ओम। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं फाइंड करंट अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टर कितना है, ठीक है, अब जानते हो 6 और 3 पैरेलल में, तो 6 × 3 18, 18 बाय 9 2 और 4 हो गए 6, और बैटरी को हम दे देते हैं 30 वोल्ट्स। तो अब लोग करंट निकाल सकते हैं टोटल सर्किट में से। वी कैन डू दिस, आई विल रिकमेंड यू टू डू इट दिस वे। ये 30 है तो पॉजिटिव टर्मिनल ये 30 हो गया, ये 30 है तो ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है। तो ये पॉइंट जंक्शन पता नहीं कौन सा है, तो मैंने इसको ले लिया x, क्योंकि कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होके बाकी बचा कुछ यहाँ पर आएगा। यहाँ पे ड्रॉप कितना हुआ 30 - x। ठीक है, ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। यहाँ पर अगर x पोटेंशियल अवेलेबल है, इसका मतलब यहाँ पे ड्रॉप कितना हुआ 30 - x। ठीक है, तो I6 हम लोगों को निकालना है। तो ऐसे केस में किरचॉफ करंट लॉ लगाइए, लेकिन थोड़ा ट्विस्टेड वे में। द अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन, करंट का फॉर्मूला क्या होता है V/R, बस। अब देखो सोल्यूशन निकालते हैं, जगह थोड़ी कम है लेकिन हम इतने में ही कर देंगे। देखो 30 - x by 4, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इधर करंट आ रहा है। अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन, x - 0/6, x - 0/3। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ये देखो क्या हो जाएगा 30 - x by 4 इज इक्वल टू 6x प्लस 2x। तो डायरेक्टली हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 3 2 ऊपर 3x आ जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 30 - x इज इक्वल टू 2x।
तो प्लस एक्स उधर जाओ, एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 वोल्ट। एक्स क्योंकि 10 वोल्ट आ गया तो आप करंट निकाल सकते हो, करंट निकालो। आई क्रॉस 6 का आंसर क्या आएगा, x माइनस 0/6, खत्म होगी बात। 10/6 5/3 एम्पियर। हाँ जी, समझ आया कि नहीं एवरीवन? यस सर। गुड गाइस, बहुत बढ़िया। It is an easier method to solve problems, obviously in a shorter method. एक ही लाइन में आंसर कैसे निकालना है, that is the easiest method. बाकी बचा व्हीटस्टोन ब्रिज सेम है, जैसे हम लोगों ने कल ड्रॉ किए थे सेम दोबारा ड्रॉ कर लेना। व्हीटस्टोन ब्रिज के 4-5 असेंबली मैंने आप लोगों को कल के लेक्चर में सिखाई थी, वही सेम असेंबलीज आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को सॉल्व करना तो कैसे करते हैं मैं अभी बताता हूँ, पहले इतना लिख लो, फिर मैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने का तरीका एक शॉर्टकट और सिखाता हूँ, ठीक है, कुछ अलग कुछ नया। जरूरत नहीं है श्रेयाज, मैं आसान शॉर्टकट बता रहा हूँ, कोई पंगे लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्कूल लेवल की जब एग्जाम्स थे तो मैं बताता था कि ऐसे ऐसे करो, बट अभी आप कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ये सब कुछ चोचले करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर निकालो, आपको आंसर मायने रखता है। इसको मैं एग्जैक्टली अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से करता तो पहले मैं इसको 2 ओम करता, फिर 6 करता, फिर टोटल करंट निकालता 5 एम्पियर्स, वो 5 एम्पियर करंट यहाँ से निकल रहा है, 5 × 4 20, तो 20 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो गया, यहाँ पे 10 रह गया, तो 10 की वजह से तुम अब 10 वोल्ट है तो इसके क्रॉस करंट निकालोगे, तो इतना लंबा प्रोसेस करने से अच्छा है ये कर लो। आगे बढ़ो। ओके, अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है, देखते हैं कैसे करते हैं। लेट्स से हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन का वैरायटी और देखते हैं, 1-2 टाइप के और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, मैं आपको सच वो बता रहा था कि अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को कैसे हम लोग हैंडल करते हैं, ये देखिए ना। फाइव है, 6 लग रहा है। सर अगर आई क्रॉस टोटल सर्किट होता तो पहले आर इक्विवेलेंट करेंगे। यस यस यस, मैं बच्चा वही तरीका सिखाऊंगा अभी लोगों को। सुनिए, ये पूरा सॉल्व करना है हमें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को अगर हम लोगों ने सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, 2 अच्छा इसको ऐसे सॉल्व करने से अच्छा ये है, हम लोग इमेजिन कर लेते हैं कि इसके अराउंड हम लोग ने एक बैटरी प्लेस कर दी, लेट्स से अ बैटरी ऑफ, आपकी मर्जी 100 वोल्ट 5 वोल्ट 10 वोल्ट कुछ भी ले लो, मैं 10 ले लेता हूँ, सारे नंबर 10 से छोटे इसलिए मैंने 10 ले लिया, ठीक है। अगर मुझे V इज इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट, ये फॉर्मूला बिल्कुल सूटेबली सेट होता है यहाँ पर।
अब अगर मुझे R इक्विवेलेंट निकालना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, सोचो जरा। ये 10 है तो इस पॉइंट को 10 ले सकता हूं मैं, इस पॉइंट को 0 ले सकता हूं मैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ठीक है, इस पॉइंट को x ले लेता हूं, इस पॉइंट को y ले लेता हूं। या तो टोटल निकालने की कोशिश करते हैं। ये x है तो मतलब ऐसे लिख दूं 10 माइनस एक्स बाय 2 इज इक्वल टू x माइनस वाई बाय 5 प्लस x माइनस 0 बाय 2। किसी को दिक्कत है इसमें बता देना। ये कल भी किया था, किसी को नहीं समझ आया तो बताओ। जितना करंट यहाँ एंड कर रहा है वही करंट इधर और इधर डिवाइड हो रहा है, जो करंट इधर आएगा वही करंट इधर और इधर डिवाइड हो रहा है। करो सिंप्लीफाइड सॉल्व करेंगे। करना है क्या, करूं मैं? दोस्तों करने की जरूरत है तभी बोल रहे हैं, तो समझ आ गया। देखो इससे क्या होगा, x मिल जाएगा, इससे y मिल जाएगा। अब आपको अगर टोटल करंट निकालना है तो टोटल करंट कितना होगा, कुछ करंट यहां से आएगा और एक करंट यहां से आएगा, जो करंट इधर से आ रहा है और जो करंट इधर से आ रहा है वो टोटल करंट बनाएगा। तो टोटल करंट विल बी नथिंग बट x माइनस 0 बाय 2 प्लस y माइनस 0 बाय 8। इसको सॉल्व करके टोटल करंट निकाल लेंगे। अब I टोटल पता लग गया, V पता है हमारे को, V इज इक्वल टू I टोटल इंटू R इक्विवेलेंट। तो रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं आप टोटल सिस्टम में। V आपको ऑलरेडी 10 पता है, अपॉन I टोटल लगा दो, आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने का तरीका है व्हीटस्टोन ब्रिज पे कुछ इस तरीके से कन्वर्जन भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, बाकी तो सिमेट्री के क्वेश्चन है बेटा, वो कितने भी सॉल्व कर लो। यार एक मिनट, कोई और चीज पीछे भूल गया, स्क्रॉल करता हुआ मुझे याद आया। बस यार ठीक है, ठीक है, छोड़ो यार, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना हमने। आप लोग कर सकते हो, करके देख लेना खुद से। ठीक है, इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं आप लोगों को तो इतना, मतलब वी कांट वेट फॉर इट ना। ठीक है, सिमिलर टाइप स्ट्रक्चर बेटा इनफाइनाइट सर्किट भी सॉल्व करना है, वैसे ही कर सकते हैं। आई एम नॉट सॉल्विंग दिस, आप बाद में इसको ट्राई भी कर सकते हैं। मान लीजिए 2 ohms है, 3 ohms है, ये सॉल्व करना है 10 into infinity। अब अगर हम लोग पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो मैंने आपको बोला था इंफिनिटी माइनस 1 इज आल्सो इंफिनिटी। अगर टोटल रेजिस्टेंस आर टोटल आर नॉट कंसिडर करें तो इसको ले लेंगे आर नॉट,
इनका जो इफेक्टिव आंसर आएगा मतलब 3r0 upon 3 plus r0 plus 2 should also be equivalent to r0. इसको सिंप्लीफाई सॉल्व कर दीजिए, r0 का आंसर आ जाएगा। समझ आया मैंने क्या किया एवरीवन? नोट कर लेंगे, कल भी यही किया था हम लोगों ने, ठीक है, सिमिलर टाइप स्ट्रक्चर था। अगेन कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बाई चांस आ गया तो आप लोग प्रिपेयर होने चाहिए, एंड दैट इज माय मेन मोटिव। So can you also explain some type in which find number of batteries to be connected in series parallel, the one which I discussed yesterday? Yes, I'm gonna do, बच्चा, don't worry. मैं सिर्फ अभी कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस आपके लिए थोड़ा सिंप्लीफाइड फैक्टर में लेकर आ रहा हूँ, बाकी आप सीख ही जाएंगे और मैं सिखा भी दूंगा आगे। Should I move ahead? जल्दी करिए प्लीज। आगे बात करते हैं। मान लीजिए एनालिसिस करना है तो ऐसा में सर्किट्स आ गए। ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया अजीब सा, ठीक है, इसको दे दिया 20 वोल्ट्स, इसको दे दिया 5 वोल्ट्स, इसको दे दिया 10 वोल्ट्स, इसको दे दिया 10 वोल्ट्स, इसको दे देते हैं 15 वोल्ट्स, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू 1 ओम, 2 ओम, 5 ओम, ठीक है। अब आपसे कुछ भी पूछ सकता है, वो बोल रहा है करंट अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टर कितना है। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हैंडल किया जाता है बच्चा? अगर ये +20 है तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए? 10 वोल्ट्स का। अगर ये 20 है तो ये कितना होगा? 10। इसको ले लो x, ठीक है, ये x आ गया, ये 15 वोल्ट होना चाहिए था। ये अगर 5 है तो इधर कितना होना चाहिए था? 20। 20 और 5 डिफरेंस आएगा ना तभी, तो ये कितना हो जाएगा? 20 वोल्ट्स ले लेते हैं। सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं? आप कुछ करंट इधर आएगा, एंटर करेगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 minus x by 1 is equal to x minus 20 by 2 plus x minus 10 by 5. Can I solve this? Yes. 10 minus x is equal to, we'll take 10 as LCM, 5x minus 100 plus 2x minus 20. So 100 minus 10x is equal to 5x and 2x is 7x minus 120, ठीक है। इसको तो ले जाइए, इसको तो ले आइए, कितना आ जाएगा? 220 is equal to 17x, तो x का वैल्यू आ जाएगा, that is nothing but 220 by 17। अब करंट निकालना है क्रॉस 5, तो कितना हो जाएगा? 220 by 17, ये रहा ना, minus 10 upon 5, that implies 220 में से 70 निकाल लो, 150 रह गया, 150 by 35 आ जाएगा, that will be equivalent to 30 by 7 एम्पियर्स। आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कुछ इस तरीके से किया जाता है। केसीएल, आप चाहो तो आप लगे रहो, को बहुत तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। किताबें देखोगे तो बहुत तरीके मिलेंगे, बट आई स्टिल रिकमेंड द बेस्ट पार्ट इज केसीएल। केसीएल से काफी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं बहुत सिंप्लीफाइड वे में। कोई प्रॉब्लम किसी को? पक्का? बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ओके, किसी को नोट सर एक सेकंड, लास्ट स्लाइड। मुझे पता लगा, मैंने दे दिया। एक और बार लास्ट स्लाइड। एक और बार लास्ट स्लाइड। लो दोस्त, कर लो फटाफट नोट।
हाँ हो गया। लो भाई वी नोट कर लो फटाफट। बाकी मल्टीपल बैटरीज वाले क्वेश्चंस हैं, ये आप सॉल्व कर सकते हो, उसमें केवीएल लगाओ तो ज्यादा बेटर है। मल्टीपल बैटरी सिस्टम्स के अंदर केवीएल लगाइए, कुछ नहीं है, दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, अच्छी बात है। उसके लिए भी मेरे पास ऐसे ऑप्शन है थेवेनिन्स का, लेकिन थेवेनिन्स मेथड आप तभी लगाइए जब आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज लग रही हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ दोनों मेथड क्या होते हैं। ये थेवेनिन्स मेथड और ये सब स्टार डेल्टा से भी आप ये वाले इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। एक और मेथड होता है, आई डोंट एडवाइस एंड आई डोंट, बताता नहीं हूँ, ये वाले टाइप के क्वेश्चन को आप और सिंपलीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बताता नहीं हूँ। ठीक है, जरूरत होगा तभी है, नहीं तो एवी कंफ्यूज नहीं होना। और फर्दर कंफ्यूजन ज्यादा दिक्कतें देंगी, ज्यादा मेथड सीख लोगे तो कंफ्यूज ही हो जाओगे कि कौन सा मेथड क्या करता है, और जंबल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, मैं सिंपल रख रहा हूँ सिस्टम को। हाँ, एक मेरे को एक फैक्टर बाई चांस क्लिक हुआ है दोबारा से वेरिएबल रेजिस्टेंस का, वो है वो रेडियल कंपोनेंट वाला। इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं, जेई में आ चुका है, लास्ट ईयर 2019 में आया, तो नीट ध्यान रखें आ सकता है। लास्ट ईयर आया तो इसलिए मुझे याद आ गया। ठीक है, ये दो है शेल्स हैं, मतलब दो शेल्स नहीं है, मतलब ये एक शेल है जिसका रेजिस्टेंस लेट्स से कुछ भी ले लो ए है, तो बड़े वाले का रेजिस्टेंस बी है, इसके बीच में वायर है, ये पूरी वायर है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करते हैं, आपसे पूछेगा टोटल रेजिस्टेंस निकालिए, वायर का रेजिस्टेंस कितना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक छोटा सा रिंग ले लेंगे यहाँ पर, एक वायर, इस रिंग की थिकनेस कितनी है dx। ठीक है, ये कहाँ पे प्लेस्ड है, x डिस्टेंस की दूरी पे। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है, सिंपल सी बात है, dr यूज करेंगे आप, dr विल बी इक्विवेलेंट टू रो dx upon 4 pi x square. Let's integrate them from where to where, a to b. तो आंसर क्या आएगा, रो अपॉन 4 पाई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन का आंसर आएगा -1/x, लिमिट टेंड्स फ्रॉम a to b, सो रो अपॉन 4 पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आप माइनस साइन लगाएंगे तो आंसर आएगा 1/a minus 1/b। बच्चा दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। ए बी बी माइनस ए, अच्छा ठीक है, लिख लो यार इसको भी। ये डायरेक्ट कंक्लूजन भी आप याद रख सकते हैं, आपकी इच्छा है, ये आंसर था उस क्वेश्चन का, लास्ट ईयर 2019 में आया यही क्वेश्चन था डायरेक्टली। ठीक है भाई, ऐसे सिलेंड्रिकल भी बना सकते हैं, मींस इस साल वाले ये कोशिश कर सकते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसी वायर ऐसी हो जाए। फिर से वही है, एक सिलेंडर इमेजिन कर लो जिसकी थिकनेस बहुत छोटी है, ठीक है, एक्स डिस्टेंस की दूरी पे आई है, फिर से वही बात है, ए से लेकर बी तक देख रहे हैं हम लोग, तो मैं लगा सकते हैं टीआर का वैल्यू क्या आएगा, रो रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, ठीक है, रो आ गया, dx आ गया, अपॉन क्या कर देंगे आप, एरिया निकाल देंगे, एरिया कितना आएगा 2 पाई एक्सएल, लेंथ एल गिवन होगी ना बच्चा, आ गया, बस सॉल्व कर दो, तो रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी, रो बाय 2 पाई एल ln ऑफ डी बाय
ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं इसलिए करा रहा हूं। जो लास्ट रेंज में है तो मैं बता रहा हूँ बस। क्वेश्चन आते हैं भाई, अब देखो कॉपी पेस्ट होते हैं, मैंने बोला ना तुम्हें, क्वेश्चन सीधे इधर उधर जाते हैं, बस एक्सचेंज ही हो रहे हैं, कुछ नहीं होगा। न्यू वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स बहुत कम आती है, बहुत रेयरली आती है। बाकी मल्टीपल बैटरीज वाले क्वेश्चंस हैं। पहले तो मैं केवीएल सिखाने से पहले मैं, जो बच्चे ने मुझसे कल भी पूछा था, पहले वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीट में क्वेश्चंस आते हैं उसके ऊपर, वो है कि नीट में जनरली क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। प्रीवियस पेज जल्दी लिखो यार, ये तो टाइम इतना लगा दो तुम लोग नोट डाउन करने में। बच्चा ये तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन होते हैं कि अगर, अच्छा एक तो ये समझ लो, कंबाइंड को ईएमएफ बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ, ठीक है। इसमें कभी भी वर्ड यूज किया जाए टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल का मतलब होता है V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। आई कैसे निकाला जाता है, जिस बैटरी को जिस भी आप एक्सटर्नल रेजिस्टर के साथ प्लेस कर रहे हैं, जितना पोटेंशियल हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, वो पोटेंशियल को हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल बुलाते हैं, ठीक है। आई को बेसिकली लिखा जाएगा E अपॉन आर प्लस आर, ठीक है। जो भी आपको ईएमएफ दी होती है सिस्टम का, वो ईएमएफ को डायरेक्टली हम लोग कुछ इस तरीके से प्लेस करते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक क्लियर है, समझ आने वाली बात है यार। बाकी बच्चा अगर यही चीजें मैं सीरीज पैरेलल में लगा दूं तो क्या है कॉन्सेप्ट, बैटरीज को सीरीज में लगाते जाओ। जितने भी आप सीरीज में लगाना चाहते हैं, तो इसका वैल्यू अगर E1 है, इसका R1 है, ये E2 है, ये R2 है, ये E3 है, ये R3 है, तो सिंपल बात है, इसको सर्किट को इक्विवेलेंट भी हम लोग बना सकते हैं। एक E इक्विवेलेंट आ जाएगा और एक R इक्विवेलेंट आ जाएगा। दोस्तों R इक्विवेलेंट तो डायरेक्ट ही है, R1 प्लस R2 प्लस सो ऑन। E इक्विवेलेंट भी सीधा है, जितनी बैटरीज लगाएंगे सबको सही तरीके से सेम ऑर्डर में लगाई गई है तो सबको ऐड कर दो, ठीक है। लेकिन अगर आपने ऑपोजिट ऑर्डर में लगा दी तो क्या होता है मैं बताता हूं। ये पहला है, पहला केस है सेम ऑर्डर, सीरीज में है, सेम ऑर्डर और सीरीज कॉम्बिनेशन है। सेम ऑर्डर, सॉरी ऑपोजिट ऑर्डर सीरीज में कैसे होंगे, लेट्स वील टॉक अबाउट इट। यहां लिख दो ऑपोजिट ऑर्डर सीरीज में,
तो क्या हो जाएगा, एक बैटरी ये रही, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और उसके बाद उल्टा लगा दो, यहाँ सॉरी E1 R1 R2 E2। तो ऐसे केस में आंसर क्या आएगा, इसका जो एक E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट निकालेंगे वो लोग क्या लिखेंगे, तो E equivalent will be equivalent to E1 minus E2 and R equivalent will be equal to R1 plus R2। अब ये चीज पैरेलल में लिखनी है तो क्या हो जाएगा, लेट्स ऐसा कुछ है, E1 R1 E2 R2 EN RN। तो R इक्विवेलेंट निकाला तो बहुत ही आसान है, क्या आएगा, ये नॉर्मल 1/R इक्विवेलेंट, पैरेलल कंडीशन है ना नॉर्मल। और वैसे अगर आपको E इक्विवेलेंट निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे, E1 by R1 plus E2 by R2 plus so on upon 1/R1 plus 1/R2 plus so on। ये देख रहे हो, अब ये क्या बनेगा, करंट बनेगा, इंडिविजुअल वायर का करंट ऐड हो रहा है, करंट अपॉन R इक्विवेलेंट डाल दो, इक्विवेलेंट R आ जाएगी, E आ जाएगा, बस वही बात है, समझ रहे हो, करंट अपॉन करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लायर होना चाहिए। हाँ ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला इक्विवेलेंट के लिए बन जाता है, ठीक है, इसका करोगे तो ऊपर आएगा ना, रेजिस्टेंस ऊपर आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आंसर आ गया। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, फॉर्मूला भूल जाते हैं, मत भूलो भाई, ये सिंपल सी बात है, करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस होता है ना, तो टोटल रेजिस्टेंस आई कितना आएगा, E1 by R1 R इक्विवेलेंट क्या होगा, एक्चुअली R इक्विवेलेंट इज 1 करना पड़ेगा ना मेरे को, R टोटल निकालूंगा तो मेरे को पूरा 1 by R। तो वही हो जाएगा, इन शॉर्ट ये आ जाने वाला है, सही है ना, मतलब इसको मैं ऐसे लिख दूंगा अपॉन 1/R टोटल, खत्म होगी बात, एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, सी वी फाउंड द फॉर्मूला। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर, वो नहीं करना। और जो क्वेश्चन टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, वो जो मतलब बच्चे कौन था, स्वर्णिनी पूछ रही थी मुझसे, तो स्वर्णिनी जो मुझसे पूछ रही थी मैं उसको मैं जरा एम्फेसिस में लेकर आऊं, तो वो क्वेश्चन वो अभी आ जाते हैं कि ईच बैटरी हैज गॉट दीस मेनी ऑफ सेल्स, तो कैसे निकालेंगे, इनफैक्ट हाउ मेनी बैटरीज डू यू नीड, उस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत आसान होते हैं। लिख लो फटाफट जल्दी, सर उस टाइम तक बहुत मस्त क्वेश्चन निकाला था, वायर, मुझे क्लियर नहीं आ रही बात, दोबारा बोलो। अच्छा सर वो मल्टीपल बैटरी का एक टाइप ऑफ क्वेश्चन था, ऐसे मैंने कल एक क्वेश्चन पढ़ा था, एक वायर है ऑफ लेंथ L एंड उसपे 3 बैटरीज ऑफ अ स्पेसिफिक वोल्टेज, इक्वल वोल्टेज दी गई है एंड उससे टेम्परेचर चेंज डेल्टा T आता है। नाउ लेंथ ऑफ वायर डबल कर दिया, एरिया सब सेम रखा, डेंसिटी मटेरियल एरिया सब सेम रखा, लेंथ ऑफ वायर डबल कर दिया और उसको डेल्टा T चेंज
एन बैटरीज की जरूरत पड़ गया, तो एन की वैल्यू निकालना पड़ा था। मेरे को थोड़ा पहली बात तो आवाज बहुत डिस्टॉर्टेड आई है, बट स्टिल मैंने उस जितना मेरे को समझ आया तो कुछ कह रही है, कोई वायर रखी है, एक बैटरी के साथ फिट की है, उसकी लेंथ एल है, उसकी लेंथ को डबल किया, एरिया को उतना रखा, डेंसिटी को उतना रखा, तो मतलब रेजिस्टिविटी सब कुछ सेम रहेगा। तूने कहा कि तूने उसको एन बैटरीज के साथ फिट कर दिया सो दैट सेम करंट। हाँ सर, यही सब मैं समझ, जो मेरे को समझ आया, मतलब so that same temperature change है, डेल्टा टी सेम है। डेल्टा टी सेम है। मैं क्वेश्चन अभी भी बहुत अच्छे से नहीं समझा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं जितना समझा मैं तो को जरूर आई हेल्प यू आउट बाय द एंड, आई विल टॉक अबाउट इट। ठीक है, नहीं तो मैंने सॉल्यूशन देख लिया, वैसे मैं बोल रही थी मत क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल। मेरे को एक्चुअली यार बहुत ज्यादा समझ नहीं आया, मैं थोड़ा बहुत आइडिया ले पाऊं, लेकिन स्टिल आई एम नॉट एबल टू गेट इट, थोड़ी डिस्टॉर्टेड आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, आ गया तो कूल, नहीं आया तो मेरे को बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है कुछ। ठीक है, ठीक है। सो आई थिंक इतना ही है यार आज के लिए, इतना ही रखते हैं, कुछ एक्स्ट्रा रह नहीं गया। हाँ, केवीएल रह गया, केवीएल आप यार मेरे को कुछ सिखाने वाला नहीं है, आप ज्यादातर कोशिश करिए कि क्वेश्चंस को केसीएल से ही सॉल्व करिए। केवीएल करना है तो आप जानते हो कि अगर मान लीजिए ऐसा कुछ सर्किट आ जाता है, मान लीजिए 10 वोल्ट बैटरी है, ये 20 वोल्ट बैटरी है, ठीक है। आप इसमें 5 ओम रेजिस्टेंस लिख सकते हो, 2 ओम रेजिस्टेंस लिख सकते हैं, या इसको एक काम करते हैं, इस रेजिस्टेंस को निकाल ही देते हैं, सर्किट सिंपल रखते हैं। समझाना ही है ना मेरे को। 10 ओम्स, 5 ओम्स, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 ओम के अक्रॉस करंट निकालना है, तो आप क्या करोगे, दो कंडीशन है, एक तो आप दो लूप ले लीजिए, एक लूप ये ले लीजिए करंट I1 का, एक लूप ये ले लीजिए करंट I2 का। बच्चा मैं जब कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूँ तो मैं कभी भी नहीं बोलता हूँ कि एक बैटरी से सोर्स बनाओ फिर उससे जनरेट करो, नहीं, उसमें दो लूप दिख रहे हैं, दो लूप बना दो I1 I2 के। अब लूप कैसे सॉल्व होंगे, लूप ऐसे सॉल्व होंगे कि अलोंग, अगर हिंट्स दे देता हूं, एक रेजिस्टर के क्रॉस अगर लूप का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम है तो आएगा -IR। अगर लूप का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है तो +IR। अगर लूप पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को हिट कर रहा है -E। अगर लूप नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को हिट कर रहा है तो +E। बस ये रूल्स याद रखिए, ये गोल्डन रूल्स हैं उसके। कहीं से भी लूप को स्टार्ट कर दो, उसी लूप पे उसी पॉइंट पे खत्म होना चाहिए, आपका कंसर्न यही है। मैंने आप लोगों को प्रॉपर्ली समझा दी है। अब आप देखो यहाँ पर ले जाओ, करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन सेम है तो -5I1। इधर देखो नीचे जा रहे हो, करंट नीचे जा रहा है, I1 नीचे जा रहा है, I2 ऊपर जा रहा है, तो मैं माइनस ले लेता हूँ, -10 I1 - I2। लूप ऐसे गया, नेगेटिव टर्मिनल को हिट किया तो +10 इक्वल्स टू 0। बस सॉल्व कर दीजिए, इसको हो जाएगा 15I1 + 10I2, सॉरी -10I2। आप कैंसिल कर सकते हैं, 3I1 - 2I2 = 2। और दूसरा लूप ट्राई करें, -20 -5I2 -10I2 - I1 = 0। आप देख रहे हो, अब जब ऊपर जा रहा हूं तो करंट I2 ऊपर है, लेकिन इधर से I1 नीचे आ रहा है दूसरी तरफ से, तो I2 - I1 ले लूंगा। इसमें देखो, इसमें मैंने I1 - I2 लिया था। सॉल्व करो, हो गया काम। 10I1 15I2। 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा I1 और I2। एक आंसर आ जाएंगे, आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को केसीएल से भी सॉल्व कर सकते हो आसानी से, ज्यादा पंगे लेने की जरूरत नहीं है फिर। ठीक है, कैसे करेंगे बताता हूं मैं। ये देखो, तो नेक्स्ट पेज में करता हूँ, ठीक है। 2 मिनट और लूंगा, बस लास्ट, बस खत्म। फिर बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी।
पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज और थर्मल इफेक्ट्स, आरसी सर्किट, ये सब कल होगा। तो हाँ जी, सर वो एक्चुअली मैं पूछ रही थी, उसमें सीरीज और पैरेलल दोनों पूछा रहता है, मतलब कितने बैटरी सीरीज में होंगे और कितने पैरेलल में होंगे, और इंडिविजुअल दिया रहता है और रिजल्टेंट दिया रहता है। बिल्कुल। हाँ, तो उस टाइप के क्वेश्चंस भी मैं बता देता हूँ, चल बता देता हूँ। क्वेश्चन तो बहुत सारे आते हैं यार, वैरायटी इतनी है यार, मैं क्या बोलूँ, टाइम इतना नहीं आता। Look, still I'll try. Wait. बच्चा जो तुम पूछ रहे हो वैसा कुछ है। इंटरनल भी छोड़ दो, बेसिक बात ये समझने वाली है कि कितने नंबर ऑफ बैटरी जैसे फिट करो और कितने ऐसे पैरेलल में फिट करूं लूप्स, ताकि इफेक्टिव करंट, एक इफेक्टिव करंट इस रेजिस्टर के क्रॉस पास हो विद अ इफेक्टिव पोटेंशियल। सही बोल रहा हूं? यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना। देख, ऐसे क्वेश्चंस में कॉम्बिनेशन बनाने होते हैं। सीरीज, इसमें जनरली जब भी जितने टाइप के इसके क्वेश्चंस आएंगे ना, उसमें आइडेंटिकल बैटरीज दी होंगी। आइडेंटिकल बैटरीज में जितनी सीरीज में लगेंगे, सीरीज विल ब्रिंग यू इफेक्टिव वी, एंड जितने पैरेलल में वैसे लूप्स बनाएगी तू, जितने तूने सीरीज में जितने लूप बनाया ना, उतने सिस्टम्स को पैरेलल में प्लेस कर दे, दैट विल ब्रिंग यू इफेक्टिव करंट। खत्म होगी बात, बस खत्म। क्योंकि पैरेलल में बैटरी सेम, पोटेंशियल सेम रहता है। एक बार तूने सीरीज में जितना वी इफेक्टिव प्लेस कर दिया, जितने मर्जी लूप बनाती जा, इट वोंट मेक अ डिफरेंस। अब अगर तेरा यहाँ पर इफेक्टिव करंट का काम एक ही लूप से नहीं हो रहा है, तो नंबर ऑफ लूप बढ़ाने पड़ेंगे, तो पैरेलल में प्लेस करने पड़ेंगे। बस ये है, ये इसका शॉर्टकट है क्वेश्चन का। ट्राई कर, क्वेश्चन सॉल्व होंगे, नहीं हुआ तो मुझे बताओ, मैं कराता हूँ। ठीक है, तो मैं स्टार डेल्टा मेथड भी सिखा सकता हूँ, बट आई एम नॉट डूइंग इट टुडे। कल के लेक्चर में, कल मेरा इसके बाद कोई लेक्चर नहीं होता, मतलब सैटरडे को आई एम लिटिल फ्री, तो सैटरडे को मेरा जो भी लेक्चर अब तुम्हारे साथ होगा वो थोड़ा लंबा ले लूंगा। कल वाला लेक्चर मैं ले सकता हूँ, क्योंकि कल मेरा सिर्फ दिन में एक ही लेक्चर है तुम्हारे साथ, तो उसको मैं थोड़ा लंबा रखूंगा। आज का जो चीजें मिस हुई है बाई चांस, कुछ वैसे मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है, बट मैं एक क्वेश्चन और बताऊंगा, वो ये है, ऐसे अगर तुम बैटरीज फिट कर दो, सर्कल में बहुत सारी बैटरीज और बहुत सारे रेजिस्टेंसेस फिट कर दो और पूरे लूप को खत्म कर दो, इसके बारे में कल बात करेंगे। अब कोई भी 2 पॉइंट इसमें रैंडमली ले लो, उन 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ठीक है। विल टॉक अबाउट इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओ यार, अच्छा कल गणेश चतुर्थी है, तो किसी को प्रॉब्लम है तो पहले ही बता देना यार, मैं रिकॉर्ड कर दूंगा यार, लेक्चर जोड़ लूंगा मैं। टाइम सेम होगा। हाँ यार, ठीक है। ठीक है। तो तुम यार जो पूजा है वो तो शाम की होती है ना? नहीं, सारा दिन होती है? सारे दिन भी नहीं होती, मतलब सुबह होती है, सुबह से दोपहर तक। अच्छा, ऐसा है क्या?